बोल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ओके, देखो आज है बात आर्टिकल 32। इसको बोलते क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हाँ, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला था कि इट इज अ वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला है? बाबा साहब ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। मतलब बाबा साहब ने बोला कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आपके हिसाब से संविधान का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो मैं क्या बोल दूंगा? आर्टिकल 32। क्यों? कहने लगे कि संविधान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लोगों के अधिकार। और वो लोगों के अधिकार तभी अधिकार रह पाएंगे अगर उनको इन्फोर्स करने वाली अथॉरिटी हमारे पास ना हो। जैसे तो कहने लगे अधिकार रह जाएंगे, अधिकार एकदम बकवास में हो जाएंगे अगर किसी के अधिकारों को हनन हो और वो उसके लिए रेमेडी ना पा पाए। इसी वजह से आर्टिकल 32 को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 32 के बोला था अगर ये आर्टिकल संविधान से हटा दिया जाए तो आपके सारे फंडामेंटल राइट एकदम नलिफाई हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं, समझ लो। देने से क्या होता है? जब तक उसका इन्फोर्समेंट ना हो, हम आपको बोलेंगे पढ़ाएंगे 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 और पढ़ाएं ही ना, तो हमारे अगेंस्ट कंप्लेन कहीं ना कर पाओ। तो बहरहाल ये सब चीज़ें, बहुत सारी बातें आर्टिकल 32 के बारे में ध्यान रखना। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, जो कि जनरली आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में हैं, हाँ, अगर इन फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अब बहुत ध्यान से देखना, हम लोग कोशिश क्या करेंगे इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए कि हम लोग संविधान की भावना के हिसाब से चलेंगे। आर्टिकल 32 क्या है? उसके अंतर्गत 4 प्रोविज़न है। कितने प्रोविज़न है? 4। पहले हम उन चारों प्रोविज़न को देखेंगे, फिर उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 4 प्रोविज़न में से एक प्रोविज़न ऐसा है कि जिसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट की ये स्पेसिफिक पावर दी गई है। और उसी 32 में ही एक क्लॉज ऐसा है कि जिसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट हैज़ अ कॉम्पिटेंस, कि अगर किसी तीसरी तरह की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अगर किसी को ये अधिकार देना है कि वो रिट जारी कर सकती है, तो वो इसी आर्टिकल 32 के एक क्लॉज में मिलता है। इट मीन्स कि अभी हाई कोर्ट के पास भी और सुप्रीम कोर्ट के पास भी, दोनों के पास ये पावर है कि वो अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उसके अगेंस्ट में रिट जारी कर सकती है। अब जब ये दोनों के पास है तो इसके बाद देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है। और उसके बाद जो रिट है, अगर जैसे आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट। तो कोर्ट कौन सा स्टेप लेती है? तो वो रिट जारी करती है। रिट क्या है? एक जुडिशियल एक्शन है जिसके बिहाफ पर आपको न्याय मिलता है। तो ये 5 तरह की रिट होती है। ये रिट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, एक एक करके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा? कोर सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 32। सबसे पहले क्या हेडिंग रहेगी आप लोग की? आर्टिकल 32 और उसमें क्लॉज 1 देखना। पहले आर्टिकल सारे देख लेंगे। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 देखो, ये सारी चीज़ें आपके बुक में मेंशन है और आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, है? दिख रही है स्क्रीन? ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 क्या बोलता है? देखो, इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को प्रोसीड कर सकता है। क्या कर सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को प्रोसीड कर सकता है विथ एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग।
ये आर्टिकल 32 का पहला क्लॉज है। मतलब अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में। अभी देखो यहाँ पर हाई कोर्ट की बात नहीं की जा रही, बहुत ध्यान से देखना, इसी वजह से डिफरेंस आगे पढ़ा जाता है। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट विद प्रॉपर प्रोसीडिंग के साथ। अब प्रॉपर प्रोसीडिंग क्या है? प्रॉपर प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? एक पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिफाइन किए गए उसके अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले आप, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहेंगे इस चीज़ में। एक वर्ड यूज किया जाता है रिट, हाँ, और एक वर्ड यूज किया जाता है रिट पिटीशन। प्रॉपर प्रोसीडिंग का मतलब क्या, इसको समझने की कोशिश करो। एक वर्ड यूज होगा रिट और एक वर्ड यूज होगा रिट पिटीशन। होता क्या है, अगर आप लोगों ने जय भीम मूवी देखी हो तो जय भीम मूवी में वो जो सूर्या हीरो है वो क्या करता है, आपने देखा होगा, हैबियस कॉर्पस लिख के आता है और क्या कहते हैं कि हमने हैबियस कॉर्पस फाइल की है। तो ध्यान से देखना, जब किसी, जैसे सपोज दैट मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट जाऊंगा। तो मैं कोर्ट किस तरीके से जाऊंगा? एक पिटीशन तो फाइल करूंगा, तो उस पिटीशन को रिट पिटीशन बोला जाता है। और मैं उसमें बताऊंगा कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है और मैं इस वाले रिट को फाइल करने जा रहा हूं। जैसे कि जय भीम मूवी में उसने हैबियस कॉर्पस पिटीशन को फाइल किया था, तो रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। और आपको पता होगा कि कोर्ट में कई तरह की, पिटीशन का मतलब याचिका, पता नहीं कि कुछ लिख के बता रहे हैं। तो पिटीशन कई तरह की होती हैं, एक होती है रिट पिटीशन हो गई, एक होती है रिव्यू पिटीशन होती है, एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है, एक स्पेशल लीव पिटीशन होती है। ये हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो सारी पिटीशन याचिकाएं पढ़ेंगे उसमें। पिटीशन का मतलब कुछ नहीं, याचिका का मतलब कुछ नहीं, एक पेपर पे लिखो कि भैया हमारी क्या प्रॉब्लम है और हम क्या करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, इसलिए हम किस तरह की पिटीशन डालेंगे? रिट पिटीशन। और रिट पिटीशन में ये भी मेंशन करो कि कौन सी रिट आप मांगना चाहते हो, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेक्षण, है ना, कौन सी डालना चाह रहे हो ये मेंशन करोगे। यहाँ पे जय भीम मूवी में उसने कौन सी मेंशन की थी? हैबियस कॉर्पस की, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि उसको बंदी बनाया गया था। तो बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, उसमें सब लिखोगे कि हम आर्टिकल 32 का सहारा लेते हुए कोर्ट में ये वाली पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। कौन सी? रिट पिटीशन। और रिट पिटीशन में कौन सी रिट हम चाह रहे हैं कि उस पर मेरी मदद की जाए, है ना। अब यहाँ पे आता है कि किस समय कौन सी रिट पिटीशन फाइल की जाएगी, हैबियस कॉर्पस कब की जाएगी। तो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे कि हैबियस कॉर्पस का पर्पस क्या है, उसी तरीके सारे पर्पस पढ़ेंगे तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? पहला। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 32 का क्लॉज बी या क्लॉज 2। बस समझने की कोशिश करना। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? हाँ, वो भी अभी बताऊँ। अभी इतना क्या करना है कि रिट पिटीशन अलग चीज़ है और रिट जारी करना अलग चीज़ है। रिट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा विक्टिम को या विक्टिम से रिलेटेड किसी पर्सन को, और वो रिट जारी कौन करेगा? वो आपकी कोर्ट में। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सू मोटो या पीआईएल के ऊपर रिट जारी कर सकती है? दैट द क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। इफ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज अलाउड टू कंडक्ट देयर रिट ऑन बिहाफ ऑफ सू मोटो और पीआईएल, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं सू मोटो के आधार पर और पीआईएल के आधार पर? सू मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान, खुद से किसी, सुप्रीम कोर्ट को खुद लग जाए कि किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ड्यू प्रोसेस लबर, हाँ बोलो बोलो। हाँ अगेन, लेकिन वो क्या है, वो सेल्सियोरेरी की रिट है। लेकिन ये सू मोटो का मतलब क्या है? सपोज दैट, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो, जैसे जय भीम की मूवी देख लो,
जय भीम मूवी देख लो, वहाँ पे क्या हुआ था कि रिट पिटिशन फाइल की गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वकील पहुँचा था। लेकिन सपोज कोई केस ऐसा है जो लाइमलाइट में बहुत आ गया, लेकिन जो विक्टिम है वो केस फाइल नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके, कुछ भी हुआ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पता चल गया कि ये परेशान है बंदा, इसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, वहाँ पर भी रिट जारी की जा सकती है और PIL में भी रिट जारी की जा सकती है। अब ध्यान रखना, PIL में कौन सी रिट जारी की जा सकती है? श्रेया, 5 तरह की रिट है। PIL का मतलब क्या है? मैं परेशान हूँ, मैं कोर्ट नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी संति कोई दूसरा चला जाएगा। नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ डिफरेंट थिंग। तब वो क्वेश्चन का जवाब दो। जो PIL है उस पर हैबियस कॉर्पस ले जा सकते हैं। जरूर समझ कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अभी जो 5 तरह की रिट है उसमें 4 रिट एक तरीके की हैं कि जिसमें विक्टिम से रिलेशन होना ज़रूरी है, एक रिट है जिसमें विक्टिम से रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, अभी बात करेंगे, ये सब ध्यान रखना। अभी सब चीज़ें धीरे धीरे वही अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, आगे चीज़ को क्लियर करूँगा। रिलैक्स, मैं बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना यहाँ चश्मा रखे होते हैं, वो साले बहुत तेज हैं, ये घूम फिर के निकालते हैं। आप एप्लीकेशन को ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट तो पता ही चल जाएगा। फिलहाल आर्टिकल 32.2 लिखो। देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो 5 तरह की रिट हैं ये किस आर्टिकल में है, तो नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे? आर्टिकल 32 में। लेकिन आप क्या बोलोगे? आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में ये बात बोली गई है। सर आपने बोला कि जो PIL और इन केस ऑफ वो उसमें सारी तीनों अथॉरिटीज कर सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, और जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी एनी अथॉरिटी की। हाँ वो भी कर सब तीनों सुओ मोटो के केस में कर सकते हैं। अभी देखो, अभी कंडीशन क्या है? अभी तीसरी वाली तो हमारे पास है नहीं, अभी कौन सी है? 2 है हमारे पास, और दोनों के पास ये पावर है। क्या बोला था? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंस एक वर्ड, 2 वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड यूज होता है कॉम्पिटेंस, एक वर्ड होता है ज्यूरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंस का मतलब कि हाँ मेरे पास ये पावर है, और ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि मेरे पास पावर है और हम ही उसके ऊपर डिसीजन देंगे। बात करेंगे इस बारे में धीरे धीरे आएंगे, तो ध्यान रखो ये लीगल टर्म है, थोड़ा मजा आएगा धीरे धीरे। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सुप्रीम, ध्यान रखो अभी हाई कोर्ट की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 5 तरह की रिट को जारी कर सकती है। 5 तरह की रिट कौन कौन सी हैं? पहला हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा मैंडमस, जिसको हम लोग परमादेश कहते हैं। तीसरा कौन सा है? प्रोहिबिशन, जिसको प्रतिषेध कहते हैं। और चौथा कौन सा है? सेर्शियोररी, जिसको उत्प्रेक्षण बोलते हैं। और 5वां क्या है? क्यू वारंटो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा। अब यहाँ पे एक चीज और आती कि क्या आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत इन 5 तरह की रिट को ही जारी कर सकती है या कोई डायरेक्शन या कुछ नोटिस भी दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? जैसे किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फायदे कराने क्या करेगी? या तो रिट जारी करेगी। क्या इसके अलावा भी कोई टूल यूज कर सकती है? इज दैट यस? कोई भी ऑर्डर दे सकती है, जरूरी नहीं है कि वो रिट ही हो, उसको विक्टिम को फायदा पहुंचाना है किसी भी तरीके से, तो कोई नॉर्मल ऑर्डर हो सकता है रिट के अलावा भी। बात समझ में आ रही है? नहीं, रिट तो जारी करेगी, लेकिन अगर उसको ज़रूरत लगती है कि रिट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर से ही काम हो जाएगा या किसी एक नोटिस से ही काम हो जाएगा, तो वो भी वो कर सकती है। तो रिट तो करेगी ही करेगी, साथ में कोई नॉर्मल ऑर्डर भी पब्लिश कर सकती है। नॉर्मल, हाँ इनकी कहते नहीं ये कुछ ज़्यादा ही पावर, अगर ये जारी हो गए तो सबकी। आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, जैसे आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओगे तो अभी ये जो चौथी वाली सर्शियोररी रिट है ये बड़ी खतरनाक हो जाती है आप लोगों के लिए। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है। अभी कैसे है, क्या होता है कि हर ऑफिसर, चाहे जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से एक एप्लीकेशन, एक रिट, जिसको सर्शियोररी बोलते हैं, सर्शियोररी ही क्यों बोल रहे हैं इसके पीछे मैं वजह बताऊंगा आगे, पहुंच जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिल जाएंगे। आप राजा हो
लेकिन जब जुडिशरी की एक रिट आ गई अगर आपके पास, तो आप एकदम हिल जाओगे, तहलका मच जाएगा। अभी क्यों सर्शियोररी ही की क्यों है, ये अभी जब हम सर्शियोररी प्रोहिबिशन बताएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, क्यू वारंटो या इसके अलावा कोई ऑर्डर या नोटिस को जारी कर सकता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम। ओके, अब इसके बाद आता है आर्टिकल 32 क्लॉज 3। अभी मैं बता दूंगा, पूरा तो लिखूंगा, हैबियस कॉर्पस मैं लिख दूंगा, एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि आगे आपको लिखना ही लिखना है ना। अब देखो आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जिस तरह की पावर आर्टिकल 32 क्लॉज 1 आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट यूज कर रही है, उसी तरह की पावर वो किसी दूसरे एंटिटी को भी दे सकती है। सिंपल सा रूल है, बस यही आर्टिकल 35 के जो एक्सेप्शनल क्लॉजेस है वो उसी के अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नॉर्मल तरीके से लिख भी सकते हो कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू यूज क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 32, और इसके तहत अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर दे दी गई है। बस समझ आ रही प्राची? क्लियर है बात? देखो आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी दूसरी कोर्ट को भी क्लॉज 1 में जो प्रोसेस है, क्लॉज 2 में जो प्रोसेस है, सारी पावर किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकती है। और इस पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को ये पावर दे दी है। अब अगर किसी और कोर्ट को देनी होगी तो आज जो पार्लियामेंट कौन सा क्लॉज यूज करेगी? आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 यूज करेगी, इसके तहत किसी और को दे सकती है, जैसे कि कोई ट्रिब्यूनल को दे दिया या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिया। हाँ, तो 226 में तो हाई कोर्ट को ऑलरेडी पावर मिली है, तो इसकी तहत थोड़ी ना मिलती है। नहीं, देखो ये बताओ एकदम सही है। मैटर ये है कि वो स्पेसिफिकली मेंशन करने के लिए कि सेम पावर हाई सुप्रीम कोर्ट की तरह है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा है? व्हाट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? नो, ओरिजिनल में एक्सक्लूसिव नहीं लगेगा। देखो दो तरह की पावर, एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एक होता है ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। ध्यान रखना कि ये जो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें किसकी रिस्पेक्ट में? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 क्लॉज 2 किसकी रिस्पेक्ट में? सुप्रीम कोर्ट। और जब हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है, कौन सी? तो वो आर्टिकल 32 क्लॉज 3 का यूज करके दी गई है। जब संविधान बना था तभी दे दी गई है, लेकिन ये क्लॉज 32 क्लॉज 3 का ही यूज करके दी गई है। बाद में नहीं हुआ कि अमेंडमेंट करके दिया गया है, उस समय दे दी गई। और आगे से भी अगर किसी भी कोर्ट को देने होगी तब भी हम इसी क्लॉज का ही यूज करेंगे, अमेंडमेंट इसी के अंतर्गत होगा। हाँ हाँ हाँ, तो सर जो हम बोल रहे हैं कि एम्पावर एनी अदर कोर्ट, तो हमने पहले आपने स्टार्टिंग में बोला कि हाई कोर्ट के अलावा कोई भी अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है तो हमें अगर उसे पावर दी है तो हम उसका यूज कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये जो हाई कोर्ट का मैं दे रखा था, तो इसके तहत हम ये थोड़ी ना बोलेंगे 34 के तहत हाई कोर्ट को दे दिया आपने। नहीं, देखो जैसे कोई प्रोविजन लिखा होगा, सपोज देखो ऐसे ध्यान से देखो, जो फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में आपको रेमेडी अवेलेबल है वो आर्टिकल 32 के तहत है, और वहाँ पे किसको मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट को। 32 क्लॉज 2 में किसको मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट को। 32 क्लॉज 3 में क्या लिखा गया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये जो पावर अभी तक किसको दी है उसको देंगे जिसको पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और उस समय पार्लियामेंट कौन है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पार्लियामेंट का वर्क कर रही थी, तो उसने इस, अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ध्यान से देखना, कि 32 क्लॉज 2 में क्या किसी हाई कोर्ट के बारे में ये पावर मेंशन्ड है? नो। ये जितनी क्लॉज वाली पावर है ये सब 32 क्लॉज 3 के अंतर्गत स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के लिए लिखी गई है। अब जैसे मान लो इन फ्यूचर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दे दी गई, तो अब क्या लिखा जाएगा? क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 अंडर आर्टिकल 32, ये यहाँ पर एक आर्टिकल और मेंशन हो जाएगा। आर्टिकल, जो भी आर्टिकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया जाएगा वो वाला आर्टिकल इसके अंतर्गत मेंशन होगा, क्योंकि अमेंडमेंट किया जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कोई चीज़ किसी न किसी पॉइंट में रखी जाती ना, तो वो इसी के अंदर ही रखी जाएगी, उससे क्लॉज करके। ये बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बस यहाँ पर एसेंस ये ध्यान रखना है हमको कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी को रिट या कोई दूसरे ऑर्डर जारी करने की पावर देगी कौन? ओनली पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। 32 क्लॉज 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 32 क्लॉज 4 में क्या बात की गई है कि आर्टिकल 32 क्लॉज बहुत प्यारा वर्ड लिखा हुआ, बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत तगड़े से हो सकता है। कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सबकॉन्शियस अगर अलग तरीके से बोल दिया गया तो दिक्कत होगी। देखो बोला क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, आओ जाओगे। कहाँ जाओगे? कोई नॉर्मल कंडीशन में आपके जाने को रोक सकता है, सस्पेंड कर सकता है? नहीं। लेकिन आर्टिकल 32 क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है और आपको सुप्रीम कोर्ट जाना सस्पेंड किया जा सकता है, ये डिसाइड कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड को मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुनो आगे की लाइन भी सुन लो, दस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड करेगा। इज दैट क्लियर? नहीं बताया, समझ में आया? देखो आर्टिकल 32 क्लॉज 4 ये कहता है कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा, आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका जाना कोई रोक सकता है? नहीं। लेकिन कुछ अनसर्टेन सिचुएशन में आर्टिकल 32 ने बोला कि हाँ उसको सस्पेंड किया जा सकता है, और सस्पेंड करेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया है कि उसको सस्पेंड कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और ये चीज़ें किस आर्टिकल में लिखी गई हैं? ड्यूरिंग इमरजेंसी आपका जाना सस्पेंड होता है, और ये बात आर्टिकल 359 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। देखो देखो फंडामेंटल राइट आपका हनन होगा, आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आपका जो जाना है कोई सस्पेंड कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में? नहीं। कब सस्पेंड होगा? या तो इमरजेंसी लगी, अभी तक जो हमको पता है इमरजेंसी लगेगी तो सस्पेंड होगा। सस्पेंड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। किस आर्टिकल का यूज करके? 359 का यूज करके। तो क्या ये पावर प्रेसिडेंट को किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी है, अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 4 के तहत। सिंपल, इतना सा रूल रखना बस, है ना। यूजिंग, और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? 359। सिंपल सा रूल है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा है। 4 क्लॉज है, एक अकेला नहीं है। और ध्यान रखिएगा इमरजेंसी के दौरान 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता, है ना। और वो कौन सी ऐसी रिट है जो मार्शल लॉ के दौरान भी लागू रहती है? हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बात समझ में आ रही है ना कि नहीं? सिंपल सा है। आगे बढ़े, हल्के मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। इसके बाद इन 4 क्लॉज के बाद आपके बुक में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि हाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसके बाद तुरंत बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान देना, बहुत 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 ध्यान से देखना। डिबेट यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि हु इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ योर फंडामेंटल राइट? कौन है गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ योर फंडामेंटल राइट? कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ? गारंटी जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है ना,
और डिफेंड वही करता है, और सुप्रीम कोर्ट मोबाइल है, मोबाइल है, एकदम तुरंत सर्च करो हु इज द गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, और आंसर देखो क्या है। बताया तो था मैंने, लेकिन ध्यान देखो अभी देखो, ये हम एक ही लाठी से सबको नहीं जांच सकते। आंसर देखो पहले सा क्या है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। आपके फंडामेंटल राइट का गारंटर, जब मतलब गारंटर का मतलब हम गारंटी देते हैं, कौन है? हु इज द गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट, कौन है? आंसर आया? क्वेश्चन डालो, FTTH गूगल में सर्च करो, हाँ सर्च करो, मैं चाह रहा हूँ सर्च करो, देखो अभी दिखाता हूँ। फिर गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ योर फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन है? ये 2000 का आपका क्वेश्चन है, 18-19 का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट है। वाई हाई कोर्ट इज नॉट अ डिफेंडर एंड द गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट? नो, नॉट एट ऑल। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो अलग मैटर है, इसकी बात ही नहीं है। वाई ओनली सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड द और डिफेंडर ऑफ योर फंडामेंटल राइट? वाई नॉट हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ही क्यों है? हाँ, 32 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की। देखो ध्यान रखना, इसके पीछे एक रीज़न है। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 32 की अपनी कुछ खास बात है, बहुत ध्यान से देखो। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। देखो एक चीज़ और बोला, बुक पढ़ना है आप लोगों को, मैं एसेंस बता रहा हूँ, हाँ बुक पढ़ना है, ये मत सोचा कि मैं लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग को बुक पढ़ना मैंडेटरी है। देखो आप हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ, हाई कोर्ट जाओगे तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 226, इसमें कौन सा आर्टिकल है? 32। अब देखो क्या होगा, अब अगर आप पहुंचे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि आपको एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, रिफ्यूज नहीं कर सकता। हाई कोर्ट में क्या है कि वो चाहे तो मना भी कर सकता है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है, आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। इस वजह से अगर कोई भी पिटीशन फाइल की जाती है आर्टिकल 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। हाँ, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, पढ़ेगा जरूर। फैसला दे या ना दे ये अलग मैटर है, फैसला दे या ना दे ये उसके ऊपर अलग मैटर है। तो कहेंगे फिर एक्सेप्ट करने का फायदा क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, जैसे एक केस हुआ, आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, आप कहाँ गए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पे गए कि भैया आर्टिकल 226 के तहत मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो हो सकता है हाई कोर्ट आपके पिटीशन को ही एक्सेप्ट ना करे, मना कर दे, रिफ्यूज कर दे। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट नहीं है लीगल राइट के तहत। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके पिटीशन को लेगा ज़रूर, उसके ऊपर एक दो चीज़ें देखेगा ज़रूर, बट उसके ऊपर डिसीजन दे, रिट जारी करे या ना करे ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। अब अगर ध्यान रखना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रिट जारी करे या ना करे, इसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कई सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में ये बात बोली गई है कि पहले ये देखा जाएगा कि जिस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में तुम फंडामेंटल राइट की पिटीशन मेरे क्या फाइल कर रहे हो, क्या कोई ऐसा लॉ है जो पहले ही इस चीज़ के लिए सज़ा मुहैयन कर चुका है या नहीं, या कोई ऐसी कोई अथॉरिटी है जो इसके रिस्पेक्ट में सज़ा दे रही है या नहीं दे रही है। तो पहले आप उसके पास जाओ, उसके लिए भेज सकता है कि पहले तुम वहाँ पे जाके मिल के आओ, उसके बाद मेरे पास आओ, लेकिन एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डायरेक्टली आपको फैसला जरूर देगा। तो पॉइंट इज दैट इस वजह से इसको डिफेंडर एंड द गारंटर बोला जाता है। डिफेंड भी करेगा, उसके बाद गारंटर भी बोला, क्योंकि ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है कि हम आपके पिटीशन को एक्सेप्ट करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट आपसे रिफ्यूज नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। डिसीजन दे रही है या नहीं दे रही है डिपेंड करता है सिचुएशन या केस कैसा है ना। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। इस वजह से ये सब
कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है बोला जा रहा है। इज दैट क्लियर? अब ये मत देखना, अब देखो यहीं पे अभी डिफरेंस आगे जब देखेंगे तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी कि ज्यूरिसडिक्शन एम्बिट तो बड़ी है लेकिन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी कम है। अभी आगे आएगा, सब कुछ आएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे बात क्लियर है? अब ये चीज़ हो गई। इसी वजह से बोलते हैं कि वो एक्सेप्ट जरूर करेगा। इससे होगा क्या? अगर मान लो कि एक पर्सन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट कहा हुआ, मैं हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने कहा है भगवान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, भले ही केस एकदम बकवास हो लेकिन वो एक बार एक्सेप्ट जरूर करेगा। उसके बाद वो एक्शन क्या ले रहा है ये डिपेंड करता है केस कैसा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या सोचती है। केस देखेगा, हो सकता है कि आपका केस रियल में कुछ ऐसा हो तो उसके ऊपर फिर वो रिट भी जारी करेगा। हो सकता है केस एकदम बकवास हो, आप फालतू के लिए यहाँ आ गए हो तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि नॉर्मल किसी ऑर्डर से आपका काम चल सकता हो तो वो नॉर्मल ऑर्डर दे देगा। लेकिन यहाँ पे और हाई कोर्ट में फ़र्क क्या है? हाई कोर्ट वाला रिफ्यूज़ कर सकता है कि तुम्हारी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे भले ही झूठा हो। उसके बाद क्या डिसीजन होगा वो अलग मैटर है। एक्सेप्ट तो किया, डिफेंड तो कर लिया। जैसे कोई पर्सन आ रहा है, किसी को गुंडे दौड़ा रहे हैं और भागता भागता किसी बचाओ 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 एकदम तो सनी देओल के पास लौट गया तो सनी देओल एक बार खड़े हो जाते हैं ना। अब सनी देओल अगर हट जाए कि जाओ तुम, तो जो गुंडे दौड़ रहे उसके पीछे भागते चले जाएंगे, उसको दौड़ाएंगे। तो डिफेंड किया उसने, उसको एक्सेप्ट किया। ये बात ध्यान में रखना। आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि द डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिट ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी डिफरेंस बिटवीन। यहां तक बात क्लियर है ना? डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिट ज्यूरिसडिक्शन। और इस पर कुछ पॉइंट है वो बस देख लेना। पहला पॉइंट, सॉरी हाँ, डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओनली फॉर फंडामेंटल राइट और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट प्लस अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट। इट मीन्स कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा तभी आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या किसी दूसरे लीगल राइट का, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है या किसी और तरीके के स्टैट्यूटरी राइट है जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसका हनन हो रहा हो, तब आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। तो इस हिसाब से देखो तो हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा दिख रही है ना? यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर लीगल राइट भी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है, उसको देखना। यहीं पे जो मैंने आप लोगों से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, इट मीन्स कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज साइन क्वा नन कंडीशन फॉर आर्टिकल 32। साइन क्वा नन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब ये होना ही चाहिए। तब ये सब वर्ड आप अपने आंसर में लिखो। क्या मतलब है? साइन क्वा नन एक लैटिन वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब ये कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? अगर फंडामेंटल राइट का हनन होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते हो। इट मीन्स फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना एक साइन क्वा नन कंडीशन है। क्लियर? सिंपल। नंबर टू देखो, नंबर 2 है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब एक सवाल का जवाब दो, बहुत ध्यान से देखना। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हर एक कोर्ट की अपनी एक एरिया है, ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर उस चीज़ को जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी हो रिट जारी कर सकता।
लेकिन जो हाई कोर्ट होता, हाई कोर्ट उस स्टेट से बिलोंग करेगा, उस स्टेट के रिस्पेक्ट में जारी करेगा, या उससे कोई अटैच्ड केस हो, सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में जारी करेगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ करेगा? यूपी में, यूपी में कुछ हो। लेकिन मान लो कोई एक केस ऐसा है कि यहाँ का एक पर्सन है, चला गया दिल्ली, हाँ दिल्ली में चला गया, या कोई एक केस है यूपी का जिसका कनेक्शन किसी दूसरे राज्य से, तब उस राज्य के रिस्पेक्ट में ये वाला हाई कोर्ट रेट जारी करेगा, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ अपने ही अधिकार क्षेत्र में करेगा। तो यूपी की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ करेगी? सिर्फ यूपी में ही जारी करेगी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा केस है जिसमें किसी दूसरे स्टेट की भी हाई कोर्ट, मतलब कि दूसरा स्टेट भी इन्वॉल्व है या किसी तरीके से, तो वहाँ के लिए भी कर सकती है हाई कोर्ट। इट मीन्स कि जो हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो बहुत लिमिटेड है, अपने स्टेट या किसी दूसरे अटैच चीज़ के साथ है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया कर सकती है। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इज मोर पावरफुल देन हाई कोर्ट, है ना? हाँ हाँ, आप हो कहाँ के डिसेंट पता चलेगा यूपी के, तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार से, दूसरे राज्य से, तब इस रिस्पेक्ट में वो वहाँ के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। अब ये केस टू केस डिफर करेगा, लेकिन आपका कनेक्शन कहाँ से बन रहा है? बिहार का, बिहार है दूसरा स्टेट, वहाँ पर दूसरी हाई कोर्ट है, लेकिन कॉम्पिटेंसी अब आ जाएगी। अब एबिलिटी आपकी वहाँ से, आपकी देखो यहीं पे दो वर्ड है, एक है कॉम्पिटेंसी, एक है ज्यूरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंसी का मतलब अभी आपकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि आप तो यूपी में कर सकते हो, लेकिन इस केस की वजह से आपकी कॉम्पिटेंसी वहाँ तक हो गई, मतलब आपको ये एबिलिटी मिल गई कि वहाँ के ऊपर भी आप अपनी रिट जारी कर सकते हो। तो कॉम्पिटेंसी वैरी कर सकती है, ज्यूरिसडिक्शन भी वैरी कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यूरिसडिक्शन फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 32 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता, और आर्टिकल 226 के रिस्पेक्ट में हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, मतलब कि आपके पिटीशन को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। अब जल्दी से 5 रीड करें, कंप्लीट करें इसको। हाँ, बात समझ में आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 32 का सहारा लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट कभी आपको मना नहीं करेगा, बिकॉज आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट के पास अगर आप गए तो हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। फंडामेंटल है अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब क्या है? ऐसे कोई, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, इट मीन्स जिसके अगेंस्ट में भी आपको स्टैट्यूटरी बैकिंग हो, जैसे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के इसमें कहाँ जाओगी आप? फंडामेंटल राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? तो आप जा सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे राइट लिखे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट हैं और उसके अलावा बहुत सारे राइट लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी शायद नहीं बताया है कि जैसे कुछ लॉ ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट के अलावा भी संविधान में लिखे हुए हैं, लाइक 10 मिनट, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि टैक्स को इकट्ठा करना, राइट टू प्रॉपर्टी, इलेक्शन ऑफ लोकसभा शैन बी बेसिस अडल्ट सफरेज के ऊपर बहुत सारे अधिकार हैं, इसके बारे में बता देंगे आप लोग को। तो हाँ, अदर स्टैट्यूटरी लीगल राइट, स्टैट्यूटरी हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, कभी कभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद लिखेंगे रेट्स। देखिए मैंने क्या बोला था, ये वाला देखिए, जैसे देखिए अगर मैं सपोज दैट मैं हूँ हीरो में खड़ा हूँ, अल्लू अर्जुन, और हीरोइन वहाँ से भागती हुई आ रही है, हीरोइन भागती हुई आ रही है, श्रुति हसन भागती हुई आ रही हैं, हम खड़े हैं, अल्लू अर्जुन, श्रुति हसन भागती हुई आ रही है, पीछे गुंडे दौड़ा रहे उसको, तो ये क्या कंडीशन होगी? श्रुति हसन आएंगी और मैं कहूँगा रुको, मैं हीरो हूँ, फिर जब मैं रुकूंगा श्रुति से कहूँगा बैक आओ, कुश कुश कुश, ये होगा, मार होगी। दूसरा केस क्या होगा?
श्रुति हासन दौड़ती दौड़ती आ रही, श्रुति हासन सोच रही कि अल्लू अर्जुन को पकड़ लेगा, आपको पीछे करेगा, खुद लड़ाई करेगा, हम कहेंगे भागो यहाँ से। तो होगा क्या, जो पीछे दौड़ा रहे थे वो अभी भी उनको दौड़ाते रहेंगे। अब यही सेम केस है, मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, मैं हूँ श्रुति हासन, भागो, मैं जा रही हूँ सुप्रीम हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट साला धोखा दे गया, हाईकोर्ट के बगैर। तो बस यही कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट जब होगा तो वो आपके राइट को एकदम पकड़े रहेगा, एकदम खड़ा है। तुम भले ही झूठे हो, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी हुई श्रुति हासन और उसमें रवि तेजा हैं, उसमें क्या होता है, श्रुति हासन सबको बेवकूफ़ बनाती है, पैसे लूटती है। तो अगर आप चाहे केस किस भी तरह का हो, किसी भी तरह का केस हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचोगे तो आपके केस को वो एक्सेप्ट ज़रूर करेगा, कैसा भी केस हो। बाद में उसके साथ क्या किया जा रहा है ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या देखती है उस केस के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट चाहे तो उस केस को एक्सेप्ट करे या उसको रिफ्यूज़ कर दे। इस बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा मजबूत है ना कि वहाँ पे मुझे मदद मिल ही जाएगी, बाद में असलियत का पता चले तो अलग मैटर है, लेकिन शुरुआती दौर में तो मदद मिल जाएगी ना। तो ये चीज़ उसकी रिस्पेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? किसमें? देखो अब देखो ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल में क्या, ओरिजिनल का मतलब कि शुरुआती फेज में आप कहाँ पे जा सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो शुरुआती फेज में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ये दोनों ओरिजिनल हैं, शुरुआत में जा सकते हो। एक जगह लिखेगा ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव कि अगर कोई भी चीज़ हो तो शुरुआती दौर में आप वहाँ पर जा सकते हो और सिर्फ वहीं पर जा सकते हो। जैसे सेंटर और स्टेट में अगर कोई बवाल हो जाए तो ये केस है, अब इसके रिस्पेक्ट में आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ये होगी इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाओगे, यही क्या होगी, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। अब क्या सेंटर और स्टेट के बवाल में आप हाई कोर्ट जा सकते हो? नहीं। लेकिन सेंटर स्टेट के बवाल में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये भी तो थोड़ा सा डिफरेंस की, मतलब जैसे हम अगर 226 के अंदर हाई कोर्ट जाते हैं तो मैंने केस फाइल किया और मतलब अपनी फंडामेंटल राइट के वायलेशन में पहले मैं हाई कोर्ट चली गई और फिर उसके बाद अब मतलब हाई कोर्ट में मैं केस हार गई, तो अब मैं 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती हूँ, अब मुझे अपील करना पड़ेगा। अब बाय वे ऑफ अपील जाओगे, क्योंकि आपका केस एक बार कहाँ फाइल हो चुका है, हाई कोर्ट में फाइल हो चुका है। अब सेम चीज़ के लिए अगर होता तो इट मीन्स क्या है कि आपने पहले सबसे सुपीरियरिटी किसको दे दी, 226 को दे दी, देनी किसको चाहिए थी, उसको दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट बताता तब देखा जाता। तो ये केस टू केस बहुत है। अभी आप लोग को जब एकदम लिख सकती हो, एकदम लिख सकती हो। देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर डिफरेंस को अपनी ही लैंग्वेज में आपको लिखना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, हैबिस कॉर्पस आगे बढ़े, अगर नहीं लग रही ये अभी रिलेशनशिप में हम लोग पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इसकी ओरिजिनल है, एग्जीक्यूटिव, जैसे किसी को फांसी लगाना, किसी को सज़ा देना क्या होती है, ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, सारी पावर डिफाइंड होती हैं सबकी, है ना। तो ये देखेंगे वो क्या बोलते हैं कि वो कौन सा वर्ड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी मतलब पब्लिक में से कोई भी उठ के मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाँ हाँ बोलो बोलो शेयर, मैं सुन रहा हूँ। फिर से क्वेश्चन बोलिए। क्या लैटिन वर्ड नहीं, एग्रीव्ड पर्सन और इंटरेस्टेड पर्सन। जैसे सपोज दैट आप हो जॉब में हैं और जिस जगह जॉब आप करने चाह रही हो तो वहाँ पर एक दूसरा पर्सन भी जॉब करता है और बगल में ही एक नॉर्मल पर्सन है, शायद वो आपके साथ कहीं पढ़ते हो, तो उनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई केस नहीं, लेकिन वो खनस है आपसे कि यार ये हमारे साथ पढ़ती थी, एकदम से हमारे बॉस बन के बैठ गई है। कहने यार जब ये पढ़ती थी तो इतना ईमानदारी से पढ़ती नहीं थी, लेकिन ये ऑफिसर बन गई है, तो जलन टाइप की हो रही है। तो उसने कहा क्या किया इनको हटाना इनकी पोस्ट से। तो उन्होंने क्या कहा कि एक ऑप्शन इनके पास बचता है। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, इन्होंने केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये जो श्रेया हैं, ये श्रेया जो यहाँ पर इस पोस्ट पे पहुँची हैं, तो ये बताइए किस अथॉरिटी के साथ पहुँची हैं। हमें ये लगता है, हमें ये लग रहा है कि ये जो श्रेया हैं इन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए हैं और ये उस ऑफिस तक पहुँच गई है।
वो पर्सन इनको भले ही जानता भी ना हो, इंटरेस्टेड पर्सन था, खाली बताया यहाँ पे कोई इनके केस से कोई रिलेशन है उसका नहीं, तो यहाँ पे क्या पर्सन, अग्रीड पर्सन, जिसका मन करे किसी चीज़ के बाद। जैसे आप हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ के पहुँचे हैं, आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछ सकते हो। कहाँ पूछोगे आप, तो कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ कि मारत मारो लोहा दे बतू काम नहीं, तो आप क्या करोगे, कोर्ट जाओगे, फिर कोर्ट वहाँ से एक रिट फाइल करेगी, भेजेगी। तो आप जब कोर्ट में जाओगे तो आप एक रिट पिटिशन फाइल करोगे। क्या बोलोगे कि मैं क्यू वारंटो रिट पिटिशन फाइल करने जा रहा हूँ, इस वजह से कि मुझे ये पता करना है कि जो लखनऊ के डीएम हैं क्या उनके पास सही तरीके हैं या झुट्टे मुँह उठा के पहुँच गए हैं। तो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट होगा कहेगी पगला गया है ये ज़्यादा पढ़ ली से, हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। जब एक्सेप्ट कर लेगी तो वहाँ से वो एक रिट जारी करेगी क्यू वारंटो के नाम से, किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या काम करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में पहुँचेंगे, आप भी पहुँचोगे, तो वो दिखाएंगे देखो ये हमारे पास ये है, हमने इस साल यूपीएससी का इम्तिहान क्रॉस किया था, उसके बाद हमें ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। फिर आपकी फजीहत होगी बहुत, है ना, ये सब चीज़ें। इज इट क्लियर शेयर? सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है। आगे बढ़ें या रुकें थोड़ी देर? कराना तो है, आज ही की डेट में कराना है, जैसे उस दिन बोला था वो भी कराना है। गर्मी तो नहीं लग रही है, नहीं लग रही, चलो स्टार्ट करते हैं। हैबिस कॉर्पस, नेक्स्ट हेडिंग। हैबिस कॉर्पस, बस इसमें सबको सब कुछ पता है, सारी अधिकार क्षेत्र हैं, सबको सब कुछ पता है। बस एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है शायद आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है, उसको जान लो। नंबर 1, हैबिस कॉर्पस। हाँ, ये रिट्स है, रिट्स है, उसका पहला वाला पार्ट है, ठीक है। हैबिस कॉर्पस में क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ध्यान से देखो, बहुत एक स्टोरी बेस पे देखना। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे सपोज है कोई एक पर्सन है जिसको अरेस्ट कर लिया गया या डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट डिटेन सबसे नॉर्मल है। अब वो परेशान, वो बंदा जिसको अरेस्ट किया गया है, अब इसके घर वाले परेशान, क्लेम कर रहे हैं कि ये जिसको अरेस्ट किया गया फालतू के लिए कर लिया गया, चिल्ला रहे हैं अपने मोहल्ले में खड़े, हमको फालतू के लिए गिरफ्तार कर लिया है, मेरे बच्चे को फालतू गिरफ्तार कर लिया है, वो है, ये है, वो है। कौन सुनेगा उनकी बात, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन उसमें से कोई आप लोग में से पढ़ा था, आपके मोहल्ले में केस हुआ, तो कहेंगे काहे चिल्ला रही हो, कह रहे हमारे लड़कुआ करने है, लेकिन गिरफ्तार कर लेने फालतू परेशान के। लेकिन ऐसे चिल्लाओ नहीं, तुम एक काम करो, तुम एक याचिका दायर करो। याचिका का मतलब पिटीशन फाइल। अब खोल दीजिए, नहीं सर अभी बाकी अभी लगेगा आधा घंटा। तो बच्चे कहें तो छोड़िए नहीं, नहीं छोड़ते, कंप्लीट करा दे सर, रह जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ, है ना। तो एक मोहल्ले में एक लड़का जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किसी ने भी गिरफ्तार कर लिया, या कोई लोग भी हो सकते हैं, तो सपोज है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी अम्मा चिल्ला रही है कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पुलिस वाले फालतू उसको लेके गए, चिल्ला रही हैं, तो लोग तमाशा तो बनाएंगे। लेकिन आप ही लोगों में से एक पर्सन था कोई जिसके मोहल्ले में केस हुआ था, मान लो बिलाल है। अब बिलाल गए तो कहें चाची क्या हुआ, तो कहें अरे कहा करें हमारे बिटवा कर नहीं एकदम गिरफ्तार कर लेंगे, सब लेके चले गए, पुलिस वाले बहुत मारा थे, बेचारा परेशान बहुत है। तो कहें चाची से परेशान ना हो, आप एक काम करो, हम बता रहे हैं ना आपको क्या करना है, पढ़े, एक काम करो, आप एक याचिका दायर करो। अरे चलते नहीं सब, आप एक काम करो, एक याचिका दायर करो। क्या करो, याचिका। अब हैं अभी मैं बता रहा हूँ, याचिका दायर करो। याचिका का मतलब पिटीशन। अब अम्मा के सामने नहीं बोल सकते ना कि यू हैव टू मेंशन द राइट रिट पिटीशन, तो एक पिटीशन दायर करो। आगे बोलो एक याचिका दायर करो। कहाँ दायर करो, या तो हाई कोर्ट में कर लो या तो सुप्रीम कोर्ट में कर लो। तो अगर तुम लखनऊ में रहते हो तो लखनऊ वाले हाई कोर्ट में चले जाओ, याचिका दायर करो।
तो मैटर है क्या, तो अम्मा ने पूछा कि कैसे हम याचिका दायर करें। तो कहा ऐसा है, एक वकील को पकड़ो और वकील से बताओ कि हमारे लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमें लगता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, फालतू पुलिस को गिरफ्तार किया है और 24 घंटे तक हो गए, 48 घंटे हो गए, अभी तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया। तो उसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। 24 घंटे के अंतर उसको मजिस्ट्रेट एकदम है, कंडीशन है, डिटेंशन अगर होगा तो उसके पीछे रीजन अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट होगा, 24 घंटे के भीतर उसको नहीं किया गया, 48 घंटे हो गए नहीं किया गया। तो आपने क्या कहा कि 48 घंटे हो गए, अब इस जो पर्सन इसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, आप एक याचिका दायर करो। तो आप तो कर नहीं पाओगे कि वकील को पकड़ो। तो वकील को उन्हीं ने पकड़ा और वकील ने क्या किया, अम्मा की तरफ से वकील ने क्या काम किया, अब देखो एक रिट पिटिशन उसने कहाँ डाली, हाई कोर्ट में, क्योंकि पास में हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में डाल दी। अब हाई कोर्ट में जब रिट पिटिशन गई, और ये रिट पिटिशन कौन सी होगी, हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस। ये रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल की। अब हाई कोर्ट ने उस पूरे केस को देखा तो उसने कहा नहीं ठीक है, ये बात गलत है। तो हाई कोर्ट फिर वहां से एक हथियार, एक ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मोस मिसाइल दागेगी और उस मिसाइल को हम लोग कहते हैं क्या है, रिट। अब ये रिट जाएगी, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, उसने कहा केस सही है, तो हाई कोर्ट वहीं से बैठ के दायर करेगी। ऐसा है पुलिस वाले लंडुआ की जो पकड़ के लेके गए हो वापसी लेके आओ और हमारे सामने खड़ा करो, हमारे सामने खड़ा करो उसको। अब ये हाई कोर्ट ने प्रिंट करवाया और उस थाने गई, फैक्स आया और फैक्स देखते ही साथी जी बाप रे बाप, हाई कोर्ट का फैक्स आया है, हालत खराब। पुलिस वाले कोई को तो बिना पैंट पहने भाग जाएगा, भौकाल होता तगड़ा, एकदम बलबला जाएंगे, क्योंकि जॉब चली जाएगी उनकी। जैसे रिट का फैक्स पहुंचा वहाँ पर, ऑफिसर जो भी वहाँ पर थाना अध्यक्ष होगा, तुरंत का तुरंत उसके लिए मैंडेटरी है कि कोर्ट में जिसको गिरफ्तार किया था उसको लेके पहुंचो। क्या जिसने हाई कोर्ट ने भेजा है, हाई कोर्ट ने भेजा था ना, तो हाई कोर्ट में उसको लेके पहुंचो या उस जगह भेजो जहां पर हाई कोर्ट बोले। हाई कोर्ट बोल दे कि आपके मोहल्ले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे लेके जाओ, या जहां पे भी बोले। जनरली क्या होगा कि हाई कोर्ट अपने पास ही बुलाएगी। जय भीम मूवी देखे हो ना, तो हाई कोर्ट में तो आते हैं। जैसे रेट पहुंची, पुलिस क्या करेगी, उस पर्सन को लेके पहुंचो। अब पर्सन वहाँ पर आएगा, पुलिस वाले आ गए, वकील साहब यहाँ पर, अम्मा के साथ वकील वाले भी खड़े थे। अब केस होगा, अब कोर्ट पूछेगा उनसे किस वजह से तुमको इनको लेके गए हो, क्यों उतने दिन तक नहीं है। बातें चलेंगी। अगर कोर्ट को लगा कि ये जिसको गिरफ्तार किया गया था गलत तरीके से किया गया, तुरंत उस पर्सन को रिहा कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। और अगर लगता है कि सही तरीके से, तो फिर केस पूरा अलग तरीके से चलेगा। ये बंदा रिहा हो पाया क्यों? क्योंकि रिट पिटीशन उसके पास थी, हैबिस कॉर्पस उसके पास था। तो हैबिस कॉर्पस इज नथिंग। हैबिस कॉर्पस यहाँ पे क्या है, एक तरीके का एक अधिकार है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप उस रिट का यूज़, रिट पिटीशन का यूज़ करिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करिए, फिर वहाँ से वो रिट जारी होगी, उसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उस पर्सन को लाके खड़ा किया जाएगा, केस चलेगा, उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक केस आता है कि किन किन लोगों के अगेंस्ट में हैबियस कॉर्पस को लागू किया जाता है। अब ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी, किन किन लोगों के अगेंस्ट में। तो ध्यान रखना, चाहे आपका नहीं चलोगे, चाहे आपका पब्लिक हो, मतलब कि गवर्नमेंट हो। अब गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाएगा? पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई अथॉरिटी आ जाएगी। हाँ हाँ, नहीं, हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। हाई कोर्ट ने तो की यहाँ पे, हाई कोर्ट हमने एग्जाम्पल लिया। हाँ, हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। रिट सिर्फ दो लोग जारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बस सभी। ठीक है, चाहे पब्लिक हो, पब्लिक का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियल, जैसे पुलिस। इंडिविजुअल का मतलब कि अगर मान लो कि वो जो लड़के को गिरफ्तार किया था, किसी ने पकड़ा था, 3-4 लोग लौंडे के ग्रुप ने पकड़ लिया था, तब भी ये हो जाएगा। तो हाई कोर्ट की जो रिट होगी उस इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी भेजी जाएगी। जैसे अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया था ना, हो सकता है कभी कभी गुंडे अरेस्ट करके नहीं ले जाते क्या। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे पता चला 3 लोग का ग्रुप है। अब राकेश बहुत हंसा करते थे, अब सर्वेश ने और संदीप ने प्लान बनाया कि राकेश को खंडे में बेटा पकड़ लेते हैं। अब ये लोग राकेश को पकड़ के लेके चले गए और कमरे में बंद दिए, खूब घूरी नहीं।
हैं। अब बेचारे जो राकेश के घर वाले हैं विमान पर फोन करके कहाँ है भैया राकेश का 2 दिन से कॉल नहीं है। हमने कहा क्लास में भी नहीं आ रहा। हमने कहा 2 लोग करीबी थे भैया, संदीप और सर्वेश। मुझे कहाँ है भैया? अब ये लोग पहले बहाना बना रहे हैं, थोड़ा तकड़े भैया हैं, मुसल पावर इनके पास है। कहाँ है? यहाँ से क्या मतलब सर हैं? हम कमजोर आदमी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हमको पता है कि इनसे जवाब कैसे निकलवाया जाएगा, तो हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे इनके अगेंस्ट में, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में भी किया जा सकता है, मतलब प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट में भी किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ पब्लिक नहीं। अब क्वेश्चन आता है किसके अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता, अब ये लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता? सबसे नंबर 1, अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है और वो डिटेंशन लॉफुल है। अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है और डिटेंशन लॉफुल है, पहला कंडीशन क्या है? जिनके अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता। अगर डिटेंशन लॉफुल है, इसका मतलब क्या? जैसे आप लोग को हमने बताया था कि बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं, जैसे मीज़ा था, कोफी पोटा था, नाडा था, टाडा था, पोटा था, बहुत सारे थे। अगर उस एक्ट के तहत, वो लॉफुल एक्ट है ना, उस एक्ट के तहत किसी को डिटेंशन किया गया होगा, तब आप उसके अगेंस्ट में हैबियस कॉर्पस नहीं ला सकते। पहली कंडीशन। देखो जैसे क्या है, डिटेंशन का मतलब क्या होता है? किसी को अपने गिरफ्त में रख लेना। अगर वो गिरफ्तारी जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत है या किसी लॉफुल एक्ट के तहत है, जैसे मीज़ा एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, उसके तहत क्या किया जा रहा था कि इमरजेंसी के दौरान बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जा रहा था। तो कहते मेरे क्या नाम है, फंडामेंटल राइट कहाँ ना होने दो, क्योंकि डिटेंशन लॉफुल है, मीज़ा एक्ट के तहत किया गया था। अगर बिना किसी एक्ट के तहत पुलिस तरीके वहीं रहो, तब हैबियस कॉर्पस लग जाती है। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर उसकी जो गिरफ्तारी है वो या तो किसी लेजिस्लेचर ने बोली हो या किसी कोर्ट ने बोला हो। उसकी जो क्या लिखा हुआ है कि द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और ए कोर्ट, मतलब कि किसी कोर्ट ने बोला हो कि भैया उसको अरेस्ट कर लो। जैसे किसी कोर्ट ने बोल दिया कि जाके उस बंदे को अरेस्ट कर लो, या लेजिस्लेचर ने बोला कि उस बंदे को गिरफ्तार करना जरूरी है, तो उसको धर लिया जाएगा। लेजिस्लेचर, कोर्ट एंड और लेजिस्लेचर, कोर्ट और लेजिस्लेचर बोले, मैं बोले तो ना, उसको लिख लो कि द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। इट मीन्स कि अगर आपको कोर्ट ने या लेजिस्लेचर ने कोई बात बोली और आप उसको नहीं मान रहे हो, अवमानना कर रहे हो उसकी, तब भी आपको इसके लिए धर लिया जाएगा। और आप इसके अगेंस्ट में ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आपसे बोला गया था कि आप ये करो और आप उसकी बातों को नहीं मान रहे हो, तो आपको पकड़ा जा सकता है और आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। तो कोर्ट या लेजिस्लेचर की डिफेमेशन हो या कंटेम्प्ट कर रहे हो। कंटेम्प्ट का मतलब समझते हो? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है अवहेलना करना। किसी भी लेजिस्लेचर की आप अवहेलना कर रहे हो, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, तो आपको पकड़ा जा सकता है। और पकड़ने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये हमारे फंडामेंटल राइट का अगेंस्ट है, हम हैबियस कॉर्पस फाइल कर देंगे। दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका डिटेंशन हो, डिटेंशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अब यहाँ ये बहुत तगड़ा पॉइंट है कि आपको डिटेंशन किया जाएगा, लेकिन वो किसके ऑर्डर पर? कॉम्पिटेंट कोर्ट के आधार पर। अभी कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या है? अभी बता चुका, कॉम्पिटेंस वर्ड से ही कॉम्पिटेंट कोर्ट आया है। नहीं, वो कंटेम्प्ट कह सकते हैं, पार्लियामेंट हैज डिफाइंड, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो। एक केस जैसे मैंने क्या बताया कि आप हो यूपी के, तो आपके हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन कहाँ है? यूपी। लेकिन अगर आप चले गए बिहार और बिहार में कुछ झमेला हुआ, आप हो यूपी के, बिहार में चले गए, तो यूपी के हाईकोर्ट की कॉम्पिटेंस कहाँ पर आ गई? बिहार तक आ गई। तो इस तरह की कॉम्पिटेंस जिस केस में हो जाएगी, उस रिस्पेक्ट में अगर कोर्ट ने आपको बोल दिया, जैसे आप यूपी के हो, बिहार में हो, तो अब यूपी की जो कोर्ट है वो आपके लिए कॉम्पिटेंट हो गई ना,
उसने कोई ऑर्डर किया और आपको कह दिया इसको डिटेन कर लो, तो आप उसके अगेंस्ट में हैबियस कॉर्पस नहीं ले सकते, कॉम्पिटेंट कोर्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा लास्ट पॉइंट है इस बुक के हिसाब से। हाँ हाँ, डिसाइड कर सकती है किसी के कॉम्पिटेंट। देखो एकदम, देखो मैंने कॉम्पिटेंस और ज्यूरिसडिक्शन के बारे में डिफिनेशन बताई ना आप लोगों को। ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, कॉम्पिटेंस का मतलब है ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मेरे पास कभी कभी कुछ केस में ये पावर आ जाएगी कि मैं दूसरे के अधिकार क्षेत्र में भी इंटरफेरेंस कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट, उससे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। डिटेंशन इज outside the jurisdiction of the कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, हाँ कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अगर किसी भी तरह का डिटेंशन होगा तो उसके लिए भी आप हैबियस कॉर्पस नहीं कर सकते। ये दोनों पॉइंट एक साथ मिलकर पढ़े जाएंगे। जब तक कॉम्पिटेंसी नहीं आ सकती तब तक आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये है आपका हैबियस कॉर्पस। हाँ, अब अब वही है, जैसे हाई कोर्ट के बाहर है तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? कॉम्पिटेंसी वाले के अंतर्गत आएगा। तो उस आधार पर आप हैबियस कॉर्पस से इन दोनों को साथ में ही मिला के पढ़ना है। या बस इस तरह ये समझ लो कि जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है वो उसी के ऊपर देगा फैसला, है ना, तो उसके ऊपर दे। तो क्यों हैबियस कॉर्पस का मतलब समझ गए कि इसका मतलब बस क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको अगर छुड़वाना है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रोसेस है, और इसके अंतर्गत कुछ लोगों पर इसको जारी किया जा सकता है। कौन? पब्लिक और इंडिविजुअल, सबके ऊपर किया जा सकता है। किसके ऊपर नहीं किया जा सकता? ये कुछ लोग हैं जिनके ऊपर नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद आता है मैंडमस। हाँ देखो, जैसे 24 घंटे वाला गिरफ्तार हो गए, हाँ हाँ, तो हम तुरंत जाके हैबियस कॉर्पस डाल अब देखो हैबियस कॉर्पस आप जाओगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे गिरफ्तार हुए, अब यार तुरंत आप जा सकते। इनको गिरफ्तार किया किसने? पुलिस ने। अब पुलिस इनको लेके गई थाने, तो क्या आप 24 घंटे से पहले इनको लेके जा सकते हो? देखो यहाँ पे कंडीशन है, हो सकता है जा भी सकते हो। जैसे इनको अरेस्ट करने का एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि अरेस्ट वारंट दिखाओ, बाकी चीज़ें भी तो करवाओ। अगर सपोज वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए तो क्या उसके अगेंस्ट में जा सकते हो फंडामेंटल? तब भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट में सिर्फ 3 चीज़ें दी गई हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा, अपनी मर्जी का लॉयर रखने के मुताबिक है ना, और अगर नहीं रख पा रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा? सरकारी वकील दिया जाएगा। और क्या कंडीशन थी? तीसरी कंडीशन थी, 3 कंडीशन है ना, आपको गिरफ्तार करने की वजह बतानी पड़ेगी। इन 3 कंडीशन के ऊपर कोई कुछ हो, जैसे अगर इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके फंडामेंटल राइट का हनन कब होगा? जब इनको 24 घंटे तक मजिस्ट्रेट के सामने ना पेश किया जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनको अपना वकील ना रखने दिया जाए, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इनको गिरफ्तार करने की वजह ना बताई जाए। इट मीन्स कि अरेस्ट वारंट नहीं लाएं। हाँ, अगर ये है तो आप 24 घंटे से पहले भी जा सकते हो, बट सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। नेक्स्ट है मैंडमस। जल्दी जल्दी कर लो चूंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, खत्म हो सकता है। मैंडमस देखो बहुत सिंपल सा रूल है। दूसरा है मैंडमस, इसका मतलब होता है, बस इसका मतलब ये समझ लो कि कोई अगर पब्लिक ऑफिशियल है, मतलब सरकारी नुमाइंदा है, सरकारी सर्वेंट है, और अगर वो काम अपना अच्छे तरीके से नहीं कर रहा और उसके काम ना करने की वजह से आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट। जैसे लखनऊ नगर निगम है, हमेशा मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। लखनऊ नगर निगम का काम क्या है? डेली सुबह उठ के आपकी सफाई करके मोहल्ले की होनी चाहिए। अब नगर निगम जो लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, तो कूड़ा क्या होगा? पड़ा रहेगा। कूड़ा पड़ा रहेगा तो क्या होगा? मक्खियाँ बिल में आएंगी,
अलग अलग तरह की बीमारियां फैलेंगी, इन्वायरमेंट गंदा होगा। राइट टू क्लियर एंड क्लीन इन्वायरमेंट इज योर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 का हनन हुआ, फंडामेंटल राइट हनन हुआ, तब आप उसके अगेंस्ट करोगे। अब यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल कौन है? नगर निगम या आपके मोहल्ले का जो भी ऑफिशियल हो, सुपरवाइजर, उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल करोगे। तो अब आप क्या करोगे? अगेन आप कहाँ जाओगे? या तो जाओगे हाई कोर्ट या तो जाओगे सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जाओगे आर्टिकल 226 के तहत। अभी क्या होगा? तो कैसे जाओगे? अगेन रिट पिटीशन फाइल करोगे। रिट पिटीशन तो फाइल करोगे तो यहाँ पे क्या होगी? रिट पिटीशन कौन सी होगी? मैंडेमस की। तो देखो आप क्या हो, आपके क्लीन इन्वायरमेंट का हनन हुआ तो आप कहाँ जा रहे हो? हाई कोर्ट ही जाओ, सुप्रीम कोर्ट अभी मत पहुँचो, हैं। तो आपने रिट पिटीशन कौन सी फाइल की? रिट पिटीशन किस नाम से करोगे भैया? मैंडेमस। हाई कोर्ट ने देखा हाँ प्रॉब्लम तो है, तो हाई कोर्ट क्या करेगी? अपना ब्रह्मास्त्र फेंकेगी। कौन सा? रिट। अब रिट को क्या बोलते हैं? मैंडेमस। अब मैंडेमस कहाँ भेजेगी? नगर निगम। और हमारे वाला जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वहाँ पहुँच जाएगी। जैसे देखा बिना पैंट चढ़ाए भागेंगे क्या हुआ है? तो उनसे पूछेगी, इनसे रिट पिटीशन में कि बुलाया नहीं जाएगा उनको, उनसे पूछा जाएगा आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम अपना काम करो, नहीं करोगे तो हैं, बाकी बातें समझ सकते हो। तो वो क्या काम करेंगे? अपना काम करने लगे। तो यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल है। अब ये पब्लिक ऑफिशियल में कौन कौन आता? प्राइवेट आते। तो ध्यान रखो, अब इस पब्लिक ऑफिशियल में कौन कौन आता है इसको लिख लो। पब्लिक ऑफिसर में पहला तो हो गया पब्लिक बॉडी हो गई, जैसे कि कोई भी सरकारी बॉडी, जैसे कि लखनऊ नगर निगम हो गया, ठीक है। दूसरा कोई कॉरपोरेशन है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना। इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट का मतलब क्या हो गया? इंफीरियर कोर्ट मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट है तो उससे इंफीरियर कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हाई कोर्ट है तो उससे इंफीरियर कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उससे निचले वाली, है ना। तो इंफीरियर कोर्ट इसमें आ गई। हाँ हाँ, हाई कोर्ट ही है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है केस को तो उसके लिए इंफीरियर कोर्ट कौन है? नीचे की जितनी। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला क्या है, इसमें कि हाई कोर्ट से बियॉन्ड ही चीज़ें जा रही हैं, तो इंफीरियर कोर्ट उसके नीचे वाले। उसके बाद चौथा कौन सा है? ट्रिब्यूनल। तब तो बेड़ा ही करके तब तो बेड़ा ही करके। जैसे कुछ केसेस में लोगों ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ही काम नहीं कर रही तो बेड़ा करके, ठीक है। ये चीज़ें कुछ हैं। हाँ 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 चले हाँ, अभी भी खराबी है लेकिन आपको याद होगा 1-1.5 साल से बहुत खराब थी। पूरी होती रहती थी। तो ये बहुत ही अगेंस्ट द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, हमारा 91 वायलेट एकदम हो रहा था। और मतलब इतना मुझे लगता है लोग, इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, कई सारे पावरफुल लोग भी रहते हैं जो मतलब एक बार बोले कैमरा मैन करो, पावरफुल मगर छोड़ो यार, गधे लोग रहते हैं। हाँ मतलब मुझे लगता है कि मतलब वैसे करके तो क्योंकि कोई इन सब में है तो देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा है तो ऑर्डर्स तक नहीं दे रहे हैं। कोई मतलब कोई 2 साल तक रोड ही नहीं सही करने आया था यहाँ पे, कोई नहीं आया था 2 साल तक। मुझे मतलब लगा तो एक दिन तो रोड एक नंबर होता। आपने क्वेश्चन करा है, मैं बोल, इसके पीछे जिम्मेदार हम ही आप हैं। क्यों हमने नहीं बोला? आप कोर्ट, आप यकीन मानो अगर ये हो जाता ना आप लाइमलाइट में आ जाते एकदम धमाके से। हो अगर बाला करो तो अपने अधिकारों का यूज़ करो। एक पिटीशन क्या लगता है भाई, आजकल तो ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाते जल्दी से पिटीशन फाइल करते हैं, एकदम होता है। बहुत ईजी प्रोसेस है, क्यों नहीं होता? नहीं तो किसी वकील की सहारा लो। अब देखो ये हो गया कि जिनके अगेंस्ट में की जा सकती है, अब जिनके अगेंस्ट, हाँ तो फिर मतलब ऐसे केस तो यही कर सकते हैं ना कि पिटीशन जारी करते और बोलते मतलब यही केस तो है ना, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट और ऐसे करके रोड भी बन रही है और लोग पेशेंट हाँ जा रहे हैं हाँ करके, तो इसकी वजह से हमारा फंडामेंटल राइट और तो हम मतलब ऐसे जा सकते थे और रोड बन जाती है फिर
तुरंत। देखो अब देखो आप क्या होता, जैसे मान लो अब देखो ये श्रेया है, नहीं ये श्रेया है ठीक है। अब देखो गया श्रेया को लगा कि इनका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हर्ट हो रहा है, तो हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। तो अब हाई कोर्ट के पास जब केस जाएगा तो हाई कोर्ट क्या करेगा, रिट पे जारी करेगा मैंडेमस किसको, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी को। तो रिस्पेक्टेड अथॉरिटी कोर्ट में पहुंचेंगे अपनी बात को रखने के लिए, तो कहेंगे ऐसा है मैंने माना सर, मुझे पता है कि सबके अस्थमा हो रहा है, सबको पता है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतनी तेज़ी से काम कर सकें। 2 साल तो बहुत हो गया। वो ये कहते, मैं अभी उनका वकील हूँ अभी मैं उनका वकील हूँ, तो वो कहते कि सर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे और भी कई जगह काम चल रहे हैं। हाँ मुझे पता है, मुझे सहानुभूति है। तो फिर अब मैं आ गया, आपको सहानुभूति है, आपको पता है एक इंसान की मृत्यु, एक इंसान की मृत्यु होती है और आपकी वजह से कितने अस्थमा के लोग पेशेंट चले गए, फिर आ गया अरे मुझे पता है, उसके लिए तो सरकार वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट बल्लापुर हॉस्पिटल में दे रही है। अरे बल्लापुर हॉस्पिटल में आपको पता है कि क्या होता है, ट्रीटमेंट देने से कॉम्पनसेशन भी मैं करूँ। तो बस यही ठीक है ना, अब तुम वकील अपनी बन जाओ ठीक है। तो ये रूल्स हैं। अब यहाँ पर कोर्ट को लगता, कॉम्पनसेशन भी तो मांग सकते हैं ना। आप ये बात प्रूव करते हैं और हाई कोर्ट को ये लगता कि जो आप बोल रही हो वो सही बोल रही और जो ये लोग हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो क्या करती, फिर वो कहती ओए आई एम इशूइंग अ मैंडेमस टू यू, जाके रोड बनवाओ जल्दी, सब मजबूत वाली बनवाना, इस दिन नहीं कि आज बनाओ बरसात में पिघल के बह जाए, अच्छी वाली बनवाना। ये कौन कहेगा, हाई कोर्ट। सर, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं फाइल करूँगी। तो आप इसीलिए कहते हैं आप पहले कहीं और सीखना, 2 साल पहले क्लियर नहीं ज़रूरी है। आगे 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 आ जाओ, आगे आ जाओ। किनके अगेंस्ट में नहीं की जा सकती, किनके अगेंस्ट में नहीं की जा सकती, जल्दी जल्दी लिख लो। सबसे पहले प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं, प्राइवेट के अगेंस्ट में नहीं की जा सकती। मतलब कोई अगर हम हैं, अब समझ जाओ, इसके लिए हर चीज़ का एग्जाम्पल ही दिया जाता है प्राइवेट के अगेंस्ट में। दूसरे वाले का एग्जाम्पल ज़रूरी है, इनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। मतलब देखो दूसरा क्या है, देखो जैसे कोई एक सरकारी ऑफिस है, बहुत ध्यान से देखना तो रह जाएगी। जैसे कोई सरकारी ऑफिस है, उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ, है ना। अब मैंने अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैंने जैसे संदीप हमारे का एम्प्लॉय है, हमने संदीप से बोला कि संदीप तुम्हें ये काम करना है और इतने इतने दिन के अंतर्गत करना है। अब पता चला संदीप ने नहीं किया, या मेरे ऊपर किसी ने ऑर्डर दिया था मैंने नहीं किया। अगर ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग होती, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग बना होता, वो काम मुझे करना होता, तब उसके अगेंस्ट में आप मैंडेमस जारी करवा सकते थे। लेकिन इस जो मैंने इनसे बोला कि तुम्हें ये काम करना है, उसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो उसके लिए आप मैंडेमस नहीं जारी कर सकते। जैसे मैंने इनको ऑर्डर दिया, संदीप ऐसा है कि हमारे घर पे जाना और हमारे घर पे भी तीन जो बड़े वाले गमले होते हैं ना, वो गमले जाके हमारे घर पे लगवा देना। तो कहेगा हमारा काम ये है, गमले उठा के लगवाएंगे, इट इज़ नॉट इन आवर कॉम्पिटेंसी। तो क्या कहेंगे, सर मैंडेमस फाइल करने जा रहे हैं हम, आप क्या कहेंगे, बबुआ पगला ना बनो, कौन सा कहाँ लिखा है कि तुमसे हम काम करवाएंगे बबुआ। तो ये लिखा तो नहीं है इसके पीछे ना। तो जिस चीज़ के पीछे स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होती उसके अगेंस्ट आप मैंडेमस फाइल नहीं करवा सकते, ठीक है। भले ही सरकारी ऑफिस हो, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ डिपार्टमेंटल सरकारी ऑफिस हो, लेकिन स्टैट्यूटरी बैकिंग उस काम के लिए होनी चाहिए। अगर है, मतलब कोई लॉ है उसके पीछे, तब तो आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल करवा सकते हो, मैंडेमस मिल सकता है। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई की पर्सन की ड्यूटी, जैसे हमें अथॉरिटी दी गई कि भैया, जैसे आपको याद होगा PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसमें कुछ वर्ड है कंपलसरी और कुछ वर्ड है डिस्क्रिशनरी। कंपलसरी का मतलब ये होना ही चाहिए, लेकिन कुछ डिस्क्रिशनरी हैं, मन करे तो आप ये कर देना, मन करे तो आप ये कर देना। अगर मन उनका नहीं किया तो आप उनके अगेंस्ट ये नहीं कह सकते कि आपका ये काम है और आप ये काम नहीं कर रहे हो। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो 73वां संविधान संशोधन आया, तो उसमें कई तरह के प्रोविज़न है, लगभग 10 प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो करने ही करने हैं, और कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं कि जो कि मैंडेटरी नहीं है, आपकी डिस्क्रिशनरी पर छोड़ा गया। आपका मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पर छोड़ा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्क थे, आपको करने चाहिए थे, तो सरकार क्या कहेगी,
हमारी डिस्क्रिशनरी, मेरे पास पैसा होगा तो हम करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसे काम जो कि डिस्क्रिशनरी हो, मतलब कि स्वतः अनुसार डिस्क्रिशनरी हो, उनके रिस्पेक्ट में आप कोर्ट नहीं जा सकते। सर कैसे हैं आप? हैं कहाँ पे थे? सेकंड वाला पॉइंट क्या था? सेकंड वाला पॉइंट क्या था? भूल गया। हाँ, मतलब कोई ऐसा ऑर्डर जिसके पीछे स्टैट्यूटरी बैकिंग ना हो, मतलब कोई लॉ ना हो कि लॉ ये हमसे कहता है कि तुम ये करो, और वहाँ पे लॉ नहीं है। जैसे हमने संदीप से क्या कहा था, 3 बड़े वाले कमरे हमारे घर में लगा देना, तो कहीं पे लिखा हुआ है कि ऐसा तुम कहना है, इससे नहीं लिखा है ना, तो उसके अगेंस्ट में मैंडेबस नहीं किया जाता। आगे बढ़े। हाँ, तो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बट लेकिन अब उनके पास पोल्यूशन तो हर जगह है, एक्सट्रीम पोल्यूशन है। हाँ, अब आजकल नॉर्थ वेस्ट में पूरी पोल्यूशन सिटीज हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे स्मोकता नहीं है, पर दिल्ली में है। हाँ है। तो वो एक तरीके से वहाँ की मतलब पोल्यूशन तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम बढ़ता ही जा रहा है। तो सर मतलब वो है तो डिस्क्रिशनरी की गवर्नमेंट ने अपना लगवाया, तो है तो वो 21 के तहत वायलेशन हो रहा है। हाँ, तो अब मतलब हम ये कैसे कह सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी बोलते हैं ना, ड्यूटी डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, सो इट कैन नॉट बी इशू। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल उससे नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल किस में लोगे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें प्रोविज़न लगभग 29 प्रोविज़न है, 29 से कितने हैं, जितने भी हैं, उसमें से कुछ प्रोविज़न है जो कि मैंडेटरी हैं, लाइक कि ग्राम सभा होनी चाहिए, इलेक्शन 5 साल बाद होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी हैं। उसके बाद डिस्क्रिशनरी हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब जब सरकार को लगेगा तब सरकार ये करेगी। अब सरकार को कब लगेगा? जब उसके बाद पैसा होगा, है ना? हाँ, सिविल कोड डिस्क्रिशनरी बेस पे, उसके लिए आप कह नहीं सकते कि फंडामेंटल है। तो डिस्क्रिशनरी का मतलब जब सरकार को लगेगा खुद से करे, और अगर नहीं कर रही है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, हैं कि तुम वहाँ पर स्मोक गन यूज़ की जाती है। स्मोक गन का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत पोल्यूशन हो जाए तो एक बंदूक आती है बड़ी वाली, तो बूम बूम मार दो तो पोल्यूशन कम हो जाता है। स्मोक गन, धुएँ की एक वो गन होती है, देखना यूट्यूब पे डालना, दिख जाएगा, बढ़िया वाली गन है। आगे देखो, जल्दी देखो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसके अगेंस्ट में भी आप नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, हमने बोला कि हमारी शादी है और गुब्बारे वाले से डील हुई कि हम अपनी शादी में नहीं है 100 पैकेट गुब्बारा लगाएंगे। हाँ, कम है ना, 1000 कर दे। हाँ, 1000 पैकेट गुब्बारा सजवाएंगे। हमने उसके साथ क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। अब हमारी शादी में कोरोना आ गया तो हम क्या करेंगे? गुब्बारे लगा पाएंगे? हमें लोग ही नहीं आएंगे तो गुब्बारे क्या लगाएंगे? तो हमने क्या किया? नहीं लगाएंगे, जाओ क्या कर लो। तो केस के अगेंस्ट में किया जा सकता है? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी ऑब्लिगेशंस होती है, ये तो मैं नॉर्मल से समझने के लिए बोल रहा हूँ, कोई तगड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पाए तो आप उसके अगेंस्ट में ये कह सकते कि मैंडेबस जारी करवा देंगे। और ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल की बात ही नहीं हो रही, यहाँ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है कि गवर्नमेंट ने पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया कि एलडीए को दिया, जो लखनऊ मेट्रो कॉर्पोरेशन LMC को दिया कि भैया हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तुम्हें ये बनानी पड़ेगी। बाद में हमने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते बिकॉज कोरोना आ गया, कंडीशन बता दी, तो उसके अगेंस्ट में आप मैंडेबस जारी नहीं करवा सकते, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल तो है ही नहीं उसके अंदर, कोर्ट जा सकते हैं लेकिन मैंडेबस आपको नहीं मिलेगी इसके थ्रू में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये चीज़ हो गई। और अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जी फॉर जूनियर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी नहीं किया जाता। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खोजेंगे उनके अगेंस्ट, तो अगर उनके अगेंस्ट में जारी किया गया तो माहौल है गड़बड़ है, फिर बेड़ा गर्क है। हाँ, उनके अगेंस्ट क्या करेंगे भाई? अब भैया सबसे सुप्रियर वही बैठे हैं, अब राष्ट्रपति उनके ऊपर थोड़ी ना है। ठीक है, ये हो गया। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, क्योंकि रियल में ज़्यादा हो रहा है। अब नहीं, अब ना छोड़ेंगे, अब न छोड़ेंगे, बस जल्दी हो जाएगा, अब ज़्यादा दे देंगे। अब हम खुद खाली बताएंगे, तुम लोग लिखो।
नहीं सही कराएंगे, जिसका मतलब है ना कि खराब कराएंगे। लास्ट पॉइंट खत्म। इसके बाद प्रोहिबिशन और सेक्सुअलिटी दोनों साथ में देखेंगे। इसके बाद है हाँ वही जो इशू नहीं हुआ था कि मतलब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर उन्होंने फाइल करा था लॉयर कौन थी वो जिन्होंने मतलब जब वो हैरेसमेंट का केस फाइल हुआ था किसके रिस्पेक्ट में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा वो हाँ कि अपनी जो तो वो पूरा प्रोसीजर था कि मतलब जब वैसे होता है तो इंटर्न कंपनी बनती है। हाँ 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 तो सर वो केस तो और जब बोला गया था कि नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा तो एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग हुई थी। हाँ 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 और केस वहीं पे करके दब गया। हाँ भाई इज्जत रखने के लिए कर दिया था भाई। तो ये तो गलत है ना। गलत तो बहुत कुछ हो रहा है देश में, गलत तो बहुत कुछ हो रहा है। हाँ गलत तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी जो महाराष्ट्र में हुआ सही हुआ, गलत हुआ ना। रूल है हाँ है, लेकिन लैकुना बहुत है, इसी वजह से बच जाते हैं। अब देखो जल्दी से देख लो, खत्म हो जाता परेशान। देखो अब ये किस तरह का केस है, देखो इसमें एक कोर्ट का एक केस है। ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, और जावेद मियाँ इनको पकड़ के लाई पुलिस, पकड़ के लाई आपको पुलिस, दिल पे मत लीजिए, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। पुलिस पकड़ के लाई और हमारे सामने पेश किया, कह रहे जावेद मियाँ हैं थोड़ा तैश में आ गए थे, मतलब अग्रेशन में आ गए थे, और अग्रेशन में आके इन्होंने किसी को बहुत भौंका है, बहुत भौंका है, और बेचारा हाथ पैर टूट गया है। पहले इससे पहले क्लास में हम मारते थे ना, हम क्यों मारे, हम अच्छे बच्चे ना। तो इन्होंने किसी को बहुत मारा है, अब इनको सज़ा दी। अब होगा क्या, हम इनका केस आया, उठा के देखने लगे, ये है, पता चला राकेश को बहुत मारा है, तो राकेश यहाँ पे विक्टिम हो गए, है ना, मतलब कि यहाँ पे इनको जो मारा गया और ये दोनों खाने। अब हम आए, हमने केस देखा, हाँ मारा है, हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, हाथ तोड़ने पैर तोड़ने की सज़ा क्या है, तुरंत उठाए और सज़ा देने ही वाले थे। देखा फैक्स बचा मेरे पास हाई कोर्ट की बेंच पे, वही बेंच पे मेरे, मैंने फैक्स खोल के देखा तो पता चला कि यूपी की हाई कोर्ट है, अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यूपी की हाई कोर्ट से मेरे पास एक फैक्स आया और उसमें लिखा गया है, गधे कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा फैसला देने जा रहे हैं, तो लोग एक को हौका है, एक हौका गया है, फैसला देने जा रहे हैं। अरे देख तो लेते, ये जावेद भैया कहाँ के हैं, कहाँ के हो, पता चला बिहार के हैं, या बोला चला किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, और तुम्हारी जुरिडिक्शन सिर्फ लखनऊ तक है, वो बलिया के हैं, कहाँ तुम उनको दे रहे हो, चुप बैठो, कुछ नहीं करना तुम, रुको वहीं पे। तो कहेंगे ये बात तो गलत है, मैं लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, तो मेरी जुरिडिक्शन क्या है, लखनऊ, ये है बलिया के, ये है मऊ के, और दोनों अलग अलग, और केस फाइल हो रहा है यहाँ। तो मेरी जुरिडिक्शन क्या थी, अधिकार क्षेत्र क्या था, लखनऊ तक, मैं इस पर फैसला दे सकता था, नहीं, किसने रोका मुझे, मेरे से हायर वाली कोर्ट ने, मेरे से हायर वाली कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट ने मुझे जो भेजा था वो क्या है, वो एक तरह की रिट है, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, कि तुम अपनी जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके काम करो, तुम ये नहीं कर सकते, रुको, ठीक। अब सपोज है एक केस में प्रतिषेध, पर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक केस मान लो कि यही सेम केस, अब हमने इनको दे दिया फैसला, हमने दे दिया फैसला कि इनको 2 साल की कैद है और आप इनको 5,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में भी दो, अब फैसला दे दिया, हाँ। लेकिन बाद में कोर्ट को पता चला है ये जो केस हुआ, अच्छा ये बताओ हाई कोर्ट को पता कैसे चला होगा, इनके जो इनको हौका था ना, तो इनके कोई लोग गए होंगे कि ऐसा सा केस हो रहा है, तो हाई कोर्ट को पता चला कि भैया मैं, तो हाई कोर्ट को पता चला, लेकिन बात देर हो गई, हमने इनके ऊपर फैसला दे दिया, तो अब क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, अब कैसे किया जाएगा, मैंने तो फैसला दे दिया कि आपको 2 साल की सज़ा होगी और 5,000 रुपये आपको कंपनसेशन के रूप में देना पड़ेंगे, अभी आपको कुछ इंसाफ मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है,
अभी भी वही हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि एक नई तरह की रिट जारी करे, जिसमें मैंने जितने भी ऑर्डर दिए सबको क्वैश कर दे, ख़त्म कर दे। और क्या कहे, क्वैश तो कर दिया, अब ये केस भी हम अपने पास बुला रहे हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ था, फैसला देने से पहले रोक दिया कि रुक जाओ, तुम्हारी जुरिडिक्शन नहीं है। अब मान लो दूसरी कंडीशन, तो कौन सी रिट आएगी, प्रोहिबिशन। लेकिन फैसला हो गया, अब क्या करें, तो मेरे ऑर्डर को ख़त्म करना है ना, ख़त्म करने के बाद नए तरीके से सिलसिले को देखना है, तब यार रिट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये कौन जारी करेगा, ये हायर कोर्ट। हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को करेगी। अब हायर कोर्ट में क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो हायर कोर्ट हो गई, और लोअर कोर्ट क्या हो जाएंगी, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब आ जाएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर यहाँ पर हायर कोर्ट, यहाँ पे क्या थी, हाई कोर्ट थी, तो लोअर कोर्ट क्या हो जाएंगी, सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें होता क्या है कि जो कोर्ट, हायर कोर्ट जो होती हैं दोनों ही केस में, हायर कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को करती है, ट्रिब्यूनल को कर सकती है। हाँ, अभी ये उत्प्रेक्षण में मत देखना, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें देखो, प्रतिषेध में। ठीक है, और ध्यान रखना, अब इसको अगर एक लैंग्वेज में देखा जाए तो ध्यान रखना, और किसके अलावा कर सकती है, तो ध्यान रखना ऐसी बॉडी के अलावा हाई कोर्ट ऐसी बॉडी के रिस्पेक्ट में कर सकती है जो कि जुडिशियल इन नेचर हो, जुडिशियल या तो क्वासी जुडिशियल। जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट किसको किसको कर सकती है, ऐसी बॉडी को जो कि जुडिशियल नेचर की हो। तो जुडिशियल नेचर की बॉडी कौन सी होती है, कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट। और क्वासी जुडिशियल का मतलब कि पूरे तरीके से कोर्ट नहीं है लेकिन उसमें न्याय देने के कुछ ना कुछ अंश पाए जाते हैं, उस बॉडी को कर सकती है। और वो बॉडी कोई भी हो सकती है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो प्रोहिबिशन की रिट है ये हायर कोर्ट अपने से लोअर वाले कोर्ट को देगी, और वो जो लोअर वाले कोर्ट हैं वो तो किस तरह के होने चाहिए, जुडिशियल नेचर के होने चाहिए या तो क्वासी जुडिशियल नेचर के होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अंतर्गत नहीं आती, ये बात ध्यान में रखना, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल होने चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान रख लो, सर्शियोररी में सब कुछ सेम है लेकिन एक चीज़ बढ़ा दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी को भी बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी क्या है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा काम किया, कोई एक ऐसा ऑर्डर दिया जो कि जैसे ये वाली सिचुएशन थी इसमें फैसला दे दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर थी, उन्होंने कोई फैसला दे दिया, अब उनके ऑर्डर को नल एंड वॉइड करना है तो कौन सी रिट जारी होगी, सर्शियोररी। इसी वजह से जो आप IAS और PS ऑफिसर होते हैं वो इसी वजह से डरते हैं, क्योंकि सर्शियोररी कौन उनके ऊपर भेजेगा, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ही जनरली भेजेगा। तो हाई कोर्ट की अगर उनके ऊपर रिट आ गया सर्शियोररी तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो पॉइंट बस ये है कि प्रोहिबिशन में न्याय देने से पहले, मतलब कि जजमेंट देने से पहले ही रोक दिया जाता, इसी वजह से इसको हम लोग प्रिवेंटिव बोलते हैं। प्रिवेंटिव मतलब कि रोक देना, प्रोहिबिशन मतलब प्रिवेंटिव होती है। लेकिन अगर जजमेंट दे दिया गया तो उस जजमेंट को सही भी तो करना होगा। तो अगर हो सकता है, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कि अभी कोर्ट मैंने फैसला नहीं दिया था तो क्या मेरे रिस्पेक्ट में सर्शियोररी भेजी जा सकती थी? जैसे मान लो कि अभी एक केस था जिसमें ये लोग आए थे, ये थे बलिया के, ये थे मऊ के, मैं हूँ लखनऊ में, तो मेरे अगेंस्ट में सर्शियोररी की रिट भेजी जा सकती थी? ऐसा नहीं किया। हाँ, फैसला भी नहीं दिया, नहीं भेजा। किसी केस में भेजी जा सकती थी? नहीं, फैसला देने से पहले किसी केस में भेजी जा सकती थी। हाँ, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर बिलोंग करता। बात समझ रही हो? सर्शियोररी क्या है, अब यहाँ पर क्या है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट में भेजी जा सकती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट में नहीं। लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी काम कर रही थी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तब हम कौन से भेजते, सर्शियोररी। इज इट क्लियर, सिंपल? किसके अगेंस्ट में नहीं भेजी जा सकती, इसके अलावा किसी के अगेंस्ट में नहीं भेजी जा सकती। ठीक है। और हाँ, ये प्रिवेंटिव तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव है और क्यूरेटिव भी। क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है, कहते नहीं है
कि क्योर कर लेना, इलाज हो जाना उसका। अब सज़ा दे दी गई है, गलत डिसीजन था ना, अब उसको कौन क्योर करे, बीमारी हो गई थी ना, तो उसको क्योर करने की भी पावर सेक्सुअल एरिया में। क्लियर? लास्ट पॉइंट क्यू वारंटो, और कहानी खत्म, पैसा हजम है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी लास्ट पॉइंट है क्यू वारंटो, इसको हम मिटाए दे रहे हैं, चाहे जिसने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लास्ट लिख लो, खत्म। कौन वारंटो? क्यू वारंटो। क्यू वारंटो इसका मतलब क्या होता है? अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा। लास्ट पॉइंट है, बस खत्म। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन जो कि पब्लिक ऑफिस में है, हाँ कहाँ पर है? पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस का मतलब सरकारी ऑफिस। तो उस पद पर होने के ऊपर हो सकता है वो सही तरीके से आया, हो सकता है इलीगल तरीके से आया हो। तो अगर एक पर्सन को लगता है कि कोई एक पर्सन है जो कि इस पोस्ट पर है और वो इलीगल तरीके से आया है, लैक ऑफ पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट के ऊपर है, तो अगर उससे उसके बारे में जानकारी पता करना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो जो पर्सन क्या काम करेगा? हाई कोर्ट में, जैसे मान लीजिए कि जावेद मियाँ है, जावेद मियाँ ने क्या काम किया? एक पिटीशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, मान लो हाई कोर्ट में की, है ना, तो ये पिटीशन किस तरह की होगी? रिट पिटीशन क्यू वारंटो वाली। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जानना चाहते हो कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर हो, आप अपने अधिकार दिखाओ, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है। तो ये कहाँ फाइल करेंगे? रिट पिटीशन क्यू वारंटो वाली। तो हाई कोर्ट के पास जब केस जाएगा तो हाई कोर्ट बुलाएगा भाई साहब को, भैया यहाँ आओ, जैसे आपने संदीप के केस की, तो संदीप को बुलाया जाएगा कि भैया अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास पहुँचो। तो संदीप लेके पहुँचेंगे और फिर संदीप दिखाएंगे कि देखिए हमारे पास ये भी डॉक्यूमेंट है, मैंने यूपीएससी को इस साल क्लियर किया है, ये है, ये है, ये है। कोर्ट को लगा कि ठीक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपकी जॉब सही रहेगी। और अगर पता चला हाँ कुछ दिक्कत है, जावेद मियाँ सही कह रहे थे, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको आपकी पोस्ट के साथ क्या किया जाएगा? ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, और हो सकता है आपको आपकी पोस्ट से बर्खास्त भी कर दिया जाए। इट्स टोटली डिपेंड कि हाई कोर्ट उसमें क्या डिसीजन ले रहा है। ठीक है, क्लियर? ये सिंपल सी रूल है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक दो फैक्ट है जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ये उस ऑफिस के रिस्पेक्ट में आएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई हो। देखो लाइन को देखो, लास्ट पॉइंट है बस, लिखा हुआ है कि द रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ अ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अ स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब क्या है? लॉ बनाकर, स्टैच्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टैच्यूट का मतलब समझ ना, कोई एक लॉ बनाकर या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक परमानेंट कैरेक्टर का कोई ऑफिस होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, संविधान के द्वारा जो संवैधानिक पद हैं जैसे कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, इन सब के बारे में आप क्यू वारंट कर सकते हो। इसी तरीके से CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो एक स्टैच्यूट एक लॉ के तहत बनाए गए, जैसे RTI एक्ट के तहत बनाए गए, तो उनके बारे में आप क्यू वारंटो जारी कर सकते हो। अब बताओ क्या पॉलिटिकल ऑफिस या पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट में किया जा सकता है ऐसा? ध्यान रखना, इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्टीरियल ऑफिस। इवन मिनिस्टीरियल ऑफिस के अंतर्गत भी ये सब चीज़ें नहीं किया, और प्राइवेट ऑफिस में भी नहीं। नीदर, हम तो चाह रहे थे हो जाता, हम तो चाह रहे थे हो जाता मिनिस्टीरियल ऑफिस, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मिनिस्टीरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। इट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस, सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर
ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैट्यूट। क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैट्यूट, ठीक है। और ये मिनिस्टीरियल ऑफिस के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। और ये ध्यान रखना लास्ट पॉइंट कि इसमें कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है, मजे में लेना चाहे तब नहीं कर सकता है। इंटरेस्टेड पर्सन खुन्नस हो गई, अभी सपोज अभी आप लोग को ये लोग जानते हैं, लेकिन एकदम से मामूली से कोई नया एडमिशन हो या ये ऑफिस तो अच्छा मीमांसा के केस में ऐसा किया जा सकता है नहीं, प्राइवेट एंटिटी है ना। इसके कोई परमानेंट ऑफिस हो तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो तो आप कैग की रिस्पेक्ट में जारी कर सकते हो। आप हो अगर चाहो कैग के बारे में तो कर सकते हो, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के केस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्या उसके बाद जांच होगी या नहीं, हाँ डिपेंड करेगा कोर्ट उस पर कैसे डिसाइड करती है। आप क्या करोगे, रिट पिटिशन क्यू वारंटो जारी करोगे तो हाई कोर्ट कहेगी अच्छा लो भैया कैग के पीछे आगे पड़ गया, तो बुलाएगा अच्छा यहाँ कहा कैग के पीछे डाल दो। क्या नाम है यार, सर बताएंगे ताकि तुम लोग भी पिटिशन फाइल कर सकते हो तब मारेंगे तुमको और तुमने सर को भी पगला दिया साला। आर्टिकल 32 में हमने एब्सोल्यूट पावर क्या दे दी कि हम तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमसे खेल रहे हो, यही होगा। एक्सेप्ट करेगी सुप्रीम उसके एकदम कर सकते हैं। अब वो बता दो तभी कोर्ट पहले आपसे पूछेगा क्या है, तो ये मत कह देना कि वो शावे तक पढ़ा रहे थे कि आप लोग भी करते। वो नहीं है, वो प्रोसीजर को नहीं बोल रहा हूँ, उसकी पोस्ट के ऊपर वो जो आया है उसके ऊपर, उसके प्रोसीजर पे नहीं, नो ओवर थिंकिंग, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई अग्रीव्ड पर्सन ही हो, है ना। अग्रीव्ड का पर्सन जिसके साथ कुछ दुखद हुआ हो वही जाए, ऐसा नहीं, कोई भी इंटरेस्टेड जा सकता है। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर फंडामेंटल राइट। बॉडी पर अपॉइंटमेंट जो आती है पार्टी पावर में वही करती है, तो हम बोल सकते हैं ना कि मतलब हम सिर्फ इस रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि अगर जो वर्ल्ड थी वो कैसे आया कि मतलब ही हैज द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और नॉट इसी अगेंस्ट बोल बस वो उस रिस्पेक्ट में नहीं जा सकते ना कि उस वो काम क्या किया है वो तो उसका डिस्क्रिप्शन, बस वो डिस्क्रिप्शन है। मैंने बताया ना, अब ये जो पॉइंट होंगे ये सब कौन जज करेगा, कोर्ट जज करेगी, कोर्ट को जज करेगा। तो दिस इज द एंड ऑफ योर फंडामेंटल राइट, है ना। अब कल से DPFA स्टार्ट होगा और कोशिश करेंगे जल्दी से खत्म करो, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, सब चीज़ बहुत स्टार्ट होगी हैं। टेस्ट इसी हफ्ते पहले ख़त्म तो करवा दें, पहला पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट फर्स्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी कितनी तारीख है आज, 29 तारीख है। 30 को भी क्लास होगी, 31 को भी क्लास होगी, 1 को भी क्लास होगी, 2 को भी होगी, 3 को भी होगी। और अगर यहाँ पे क्लास नहीं होगी मैं बीच में किसी समय बुलवा लूँगा और आना पड़ेगा। हो सकता है कि दूसरी क्लास हमारा बच्चे आ जाना, क्योंकि मेरी कुछ इश्यूज करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो 5 दिनों के अंदर सभी को खत्म करवा। इकोनॉमिक्स जैसे सब लोग आ जाए, बच्चे आ जाए, हम तो रेडी बैठे हैं। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी तो स्टार्ट ही होना है, सब लोग आ जाए। शहनाज मतलब पेपर जो चल रहे हैं ना, 1 सितंबर से बोला गया है ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, हम करना भैया, क्योंकि नंबर वही से मिलेंगे। देखो इससे तो नंबर मिलेंगे, और अगर इतना कर लेते मज़ा आ जाएगा। हैं क्या दे दें, सब दे देंगे। यूट्यूब पे जाना, थोड़ा वाच और बढ़ाना है।